हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास में हम कल कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि हम गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कल जो बात की तो आपको पूरा प्लेसेंटा के विषय में बताया था। ठीक है, उसके साथ ही साथ दो तरीके की लेयर्स होती है भ्रूण विकास में, जिसे हम कोरियोन और जिससे प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है, कोरियोन और एमनियोन के विषय में हमने आपको बताया था। तो हमने कल लगभग उसकी बात कंप्लीट की थी और आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपने सही से पढ़ा होगा। तो आज हम उसी श्रेणी में आगे बात करते हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं में आप जानते हो डिम्ब अवस्था है, भ्रूणावस्था है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिम्ब अवस्था को हम द पीरियड ऑफ ओवम मतलब ओवम पीरियड कहते हैं इसको, दूसरे को हम एम्ब्रॉय पीरियड कहते हैं भ्रूणावस्था को, और फिटस कहते हैं हम गर्भस्थ शिशु की संपूर्ण अवस्था को। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन्हीं की बात करेंगे और पूरा डेवलपमेंट इसमें इसका पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कि तीनों स्टेजेस में क्या क्या विशेषताएं शिशु के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है, तीनों स्थिति से जब जब वह गुजरता है तो उनमें क्या विशेष गुण देखी जाते हैं, तो हम उन सभी की बात करेंगे। एक बार आप नज़र डाल लें, हर माह के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि, और उसके साथ ही साथ जो एक्टोडर्म परत होती है, मीसोडर्म लेयर होती है, एंडोडर्म लेयर होती है, ये पूछी जाती है। ये सब चीज़ें इसलिए दिखाना आपको हो जाता है क्योंकि बात यह है ना कि इतनी मेहनत के बावजूद भी और इतना कंटेंट आप जानते हो, बुक में पूरी पूरी रामायण राम कथा होती है, उसमें से छांट कर पढ़ के काट काट के चीज़ें आपको लाते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, अधूरी क्लास छोड़कर और निकल लेते हो। तो कोई नहीं, देखो नुकसान तो आप ही कर रहे हो अपना, आपका नुकसान। कितना भी कोई पढ़ ले, सच्चाई ये है कि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। कितना भी आपने पढ़ रखा हो चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं होगी। बेशक आपने पहले से पढ़ रखा हो, तो पेपर भी आप जान रहे हो कि कहा नहीं जा सकता है कि दिसंबर तक पेपर हो जाए, या इसमें भी कोई संभावना आपको मतलब लग तो रहा ही होगा कि हो सकता है दिसंबर तक पेपर हो जाए। और मैं कह रही हूँ एक महीने बढ़ भी जाता है, जनवरी में हो जाता है, फरवरी में हो जाता है, तो अभी कौन सा ज़्यादा समय है, इतने सारी ब्रांचेस को हमें कवर करना है, पढ़ना है। तो अब हम बाहर फालतू बात नहीं करेंगे, हम आपके समय को, अपने समय को बचाएंगे। ये सारी बातें हम इसलिए बोल रहे थे कि आप लोग अभी भी अगर सीरियस नहीं हो तो बस मैं आपको थोड़ा सीरियस करना चाहती थी। अन्यथा बहुत बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो सिलेक्शन ले लेंगे हर बार की तरह। इस बार भी हो सकता है आप कहीं ना कहीं चूक जाएं। तो आपका मन है, अगर पढ़ना चाहें, हो सकता है आपने अच्छे से तैयारी कर रखी हो तो कोई बात नहीं है, पर मेरा फ़र्ज़ है समझाना एज अ टीचर। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास को और कोई भी बेवजह की बात नहीं होगी। गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो गर्भकालीन विकास होता है, जब माता का अंडाणु मिलता है और पिता का शुक्राणु मिलता है, तो आप जानते हो क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। जब वो जाइगोट बनता है मतलब निषेचन हो चुका है, माता के अंडाणु से पिता के शुक्राणु से निषेचन हो चुका है, अंडाणु यहाँ पर परिपक्व होने लगा है। अब ये अंडाणु क्या करता है, 10 दिन बाद 10 अंडाणु मतलब कहाँ पर अंडाणु बनता है, ये बनता है अंडवाहिनी नलिका में। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका में, क्योंकि माता का अंडकोश से अंडा जब आता है मतलब ओवम जब आता है तो वो अंडवाहिनी नलिका में आता है। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका में आता है और पिता का शुक्राणु भी जाता है कहाँ पर, अंडवाहिनी नलिका में ही जाता है सीधे। यहीं पर अंडाणु शुक्राणु का मिलन होता है और अंडाणु शुक्राणु जब मिल जाते हैं, कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है और वहाँ ये कम से कम 1 सप्ताह 7 दिन या कम से कम 9 या 10 दिन के समय तक ये रहता है। कहाँ रहता है, अंडवाहिनी नलिका में रहता है। दोनों मिल जाते हैं, जाइगोट बन जाता है। इस समय ये भ्रूण जो है माता से कोई भी पोषण नहीं ले रहा होता है। भ्रूण नहीं, ये जाइगोट होता है, ये माता से कोई पोषण नहीं ले रहा होता है, ये सारा पोषण अपने ही जीव द्रव्य से ले रहा होता है। 10 दिन बाद होगा आरोपण का प्रोसेस, जिसे हम इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये इस समय आएगा जो जाइगोट है, कहाँ, गर्भाशय में आ जाएगा। गर्भाशय में आकर यहाँ पर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने बात शुरू कर दी कहाँ से, अब ये कहाँ पर आ चुका है, ये आ चुका है मतलब
मतलब ओवम की बात भी करेंगे हम, लेकिन पूरी बात क्या होगी, गर्भाशय से शुरू होगी यहाँ पर मेनली। तो अभी हम थोड़ी सी डिम्बावस्था की बात कर लेते हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं गर्भकालीन विकास की, डिम्बावस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं मेन बात को। यहाँ पर बात करेंगे इस अवस्था को बीज अवस्था, जाइगोट या कोशा भी कहते हैं। किसको, जो पहली आपकी ओवम पीरियड थी उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, जाइगोट, कोशा एंड इसको बीज अवस्था भी कहते हैं। इस समय, इसका जो समय पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था को हम बीज अवस्था कहते हैं। ठीक है, आकार यहाँ पर कैसा होता है जाइगोट का, अंडे के ऑलपिन के सिर की तरह। ठीक है, अंडे के समान होता है, एक तो अंडे के समान मतलब गोल अंडे के समान होता है। ठीक है, दूसरा ऑलपिन के सिर, हेड के समान होता है। जो ऑलपिन होता है इसके सिर मतलब बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो ऑलपिन के सिर के समान होता है, ये आकार याद रखना होगा आपको। किसका है, ये जाइगोट का है। ठीक है, ओवम की बात अभी चल रही है। ओके, इसके अंदर क्योंकि मैंने हेडिंग ओवम यहाँ पर डालना भूल गई हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा इसके अंदर, सारी बातें हमने ये कर ली। इसके अंदर कोशिका की विभाजन की क्रिया क्या होगी, निरंतर चलती रहेगी, निरंतर ये प्रक्रिया चलेगी, किंतु ऊपर से इसके स्वरूप में आपको कोई परिवर्तन आता नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कोशिका विभाजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। ओके, आगे हम बात करेंगे लगभग 1 सप्ताह तक ये अंडाकार बीज जीव, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, गर्भाशय के तरल पदार्थ में, जिसे हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ में क्या होता है, तैरता रहता है और अपना पोषण स्वयं ही करता है। ठीक है, तरल पदार्थ में तैरता रहता है और अपना पोषण यहाँ पर ये स्वयं करता है, अपने ही जीव द्रव्य से करता है। ठीक है, ओके, माता से कोई न्यूट्रिशन यहाँ पर ये नहीं ले रहा होता है, किंतु 10 दिन बाद ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और इस क्रिया को आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। कई बार ये प्रश्न बना हुआ है, ये लगभग सभी प्रश्न पूछे गए हैं और हमारी बात भी लगभग इर्द गिर्द आ जाती है अभी लगभग सभी वीडियो में इसी से जुड़ी हुई। क्यों, क्योंकि अभी हमने पूरा प्रोसेस इसका पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अभी तक हम ऊपरी तौर पर पढ़ रहे थे, अब हम डीपली तौर पे पढ़ेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। यह क्रिया गर्भाधान के 10वें दिन, ओके, ठीक है, गर्भाधान के 10वें दिन होती है। और समय याद रखो, सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है समय, ये भी पूछा जाता है। 10वें दिन बाद होती है। आरोपण की जो क्रिया होती है के बाद से ही गर्भस्थ जीव अपने पोषण के लिए माँ के शरीर पर यह आश्रित यहाँ पर हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। आरोपण की जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है, 2 ग्रंथियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न बन सकता है, नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। जो इम्प्लांटेशन होता है, जो निषेचन होने के बाद जब जो जाइगोट है वो गर्भाशय में स्थापित होता है, तो उस समय कौन सी ग्रंथियां हमारी सक्रिय होती, पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है और बना भी होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया पर जरूर बना होगा। ठीक है, आरोपण क्रिया में थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि सहायक होती हैं। अच्छा, पढ़ा भी है, क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि कहते हैं ना, थायराइड ग्रंथि जो होता है उसमें अगर कोई भी समस्या आ जाती तभी बच्चा कैसा होता है, नाटा रह जाता है, पूछा जाता है ना आपसे। ठीक है, मस्तिष्क का सही से विकास नहीं हो पाता गर्भावस्था में। अगर माता के शरीर में थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है तो बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती। पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, तो वो ये ध्यान रखिएगा कौन सी ग्रंथि आरोपण क्रिया में थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि सहायक होती है। यदि, ध्यान से पढ़िए, यदि माँ के शरीर में थायराइड और पिट्यूटरी जो ग्रंथियां हैं अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती हैं तो आरोपण की क्रिया यहाँ संपन्न नहीं हो पाती, जिसके कारण जाइगोट अपना पोषण स्वयं अधिक दिनों तक ना कर पाने के कारण मृत हो जाता है, जिससे आगे का विकास भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, अगर ये ग्रंथियाँ सही से काम नहीं करेंगी, देखो जाइगोट में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो 9 महीने तक अपना पोषण स्वयं कर सके। कुछ दिन वो पोषण करता है और 7 से 8 या 9-10 दिन तक वो
अपना पोषण करता है। 10वें दिन जैसे ही आपकी आरोपण का प्रोसेस होता है वो माँ के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि है या फिर थायराइड ग्रंथि में कोई भी समस्या हुई तो इस वजह से जाइगोट का पोषण ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, ठीक है, और वो बच्चा वहीं पर समाप्त हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रंथियाँ दो महत्वपूर्ण हो गई। आगे हम बात करते हैं आरोपण की क्रिया। अभी तक हम वही वाली अवस्था पढ़ रहे हैं, ओवम वाली, एग वाली, ठीक है। आरोपण की क्रिया के दौरान जाइगोट की ऊपरी परत फटकर असमान आकार ग्रहण कर लेती है। असमान, जब आरोपण होता है जाइगोट अंडवाहिनी नलिका से आता है कहाँ, गर्भाशय में, गर्भाशय में आता है ये, ओके। तो गर्भाशय में आता है तो ये जाइगोट की जो ऊपरी लेयर होती है जिसमें जाइगोट सेफ होता है, ये लेयर क्या होती है, फट जाती है। जब ये लेयर फट जाती है तो ये असमान आकार, मतलब कोई आकार सेम नहीं रहता कि गोल अंडाकार या कुछ भी बोल दूँ, नहीं, कोई भी इसका आकार नहीं होता, ये शेपलेस आकार ग्रहण करती है, ओके। और इसी समय क्या होता है, गर्भाशय से ये चिपके रहे, मतलब जो ये परत असमान तरीके से फटती है, यही जो परत का ही मुख्य कार्य होता है, जो बच्चा गर्भाशय से चिपक जाता है, क्योंकि ये गर्भ में जो परत होती है, सॉरी, ये जो परत होती है जब ये फटती है, असमान आकार ग्रहण करती है, उस असमानता के कारण ही ये पूरी गर्भाशय में चिपक सी जाती है। जैसे च्युइंगम होती है, च्युइंगम आप खाओ और उसे किसी भी तरीके का आप बढ़ा के कर दो, चाहे कोई भी शेप आप दे सकते हो, उसका कोई ज़रूरी नहीं है एक आकार दो, कोई भी, और उसे आप चिपका दो कहीं पर, तो इस तरीके से ये चिपक जाती है, ठीक है ना, ओके। आगे बात करें, यहीं से गर्भनाल प्लेसेंटा की रचना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही ये गर्भाशय से चिपकता है, क्योंकि हमने कल आपको बताया था जो प्लेसेंटा की रचना का प्रारंभ होता है वो सिर्फ माता से नहीं होता, ये जो जो ये जाइगोट चिपका है ना, ये इसकी भी लेयर, इसकी कोरियोन लेयर से, कौन सी लेयर, कोरियोन लेयर, ठीक है, जाइगोट की कोरियोन लेयर और माता का जो गर्भाशय है उसकी लेयर क्या करती हैं, गर्भनाल का निर्माण यहाँ पर करती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कोरियोन लेयर कौन सी लेयर होती है आप ये कमेंट में हमें बताएंगे, कल हमने आपको बताया, ठीक है, 2 लेयर बताई हमने, कोरियोन और एमनियोन। कि कोरियोन लेयर कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है, ये बतानी है, आंतरिक परत है ये या बाहरी परत, कमेंट में करेंगे आप लोग ये आंसर मुझे, ठीक है। तो गर्भनाल से ही क्या होता है, डिंब माता के रक्त द्वारा अपना पोषण प्रारंभ कर देता है, ओके। आगे हम बात करेंगे अब भ्रूणावस्था का। अब आपका जो पीरियड था, जर्मिनल पीरियड था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी तक हम जर्मिनल पीरियड पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको जर्मिनल पीरियड भी कहते हैं, ओवम पीरियड भी कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं, कोशा भी कहते हैं, ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी घुमा देते हैं। आगे हम यहीं पर बात करेंगे भ्रूणावस्था की, सेकेंड पीरियड की, गर्भकालीन अवस्था की द्वितीय पीरियड, जिसे कि आप सभी जानते हो क्या कहते हैं, हम पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय कहते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय कहते हैं इसको, भ्रूण कहते हैं, ठीक है, भ्रूणावस्था, या फिर कभी कभी डिम्ब भी आपको ये लिखा मिल जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे इस क्लास में हम, यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है। इसका समय आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीसरे सप्ताह से 2 माह के अंत तक की अवस्था को हम भ्रूणावस्था कहते हैं। ये तीसरे सप्ताह से क्यों बोला गया है, क्योंकि 0 से 2 सप्ताह आपकी बीजावस्था होती है, पहली वाली अवस्था होती है, वो समाप्त होती है, इसकी शुरुआत होती है। अब 2 सप्ताह तो यहीं पर समाप्त हो गए, तो ये तीसरे सप्ताह से 2 माह के अंत तक की अवस्था होती है, ठीक है, 2 माह के अंत तक की ये अवस्था होती है। कभी कभी आपको प्रश्न ये भी मिल जाता है 2 सप्ताह से 2 माह, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, सप्ताह भी याद रखिएगा, ठीक है। 2 सप्ताह से 2 माह इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2 सप्ताह के लास्ट से ये शुरू होती है, ठीक है। तो 2 सप्ताह से 2 माह भी आपका सही होगा। गर्भकालीन विकास की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि समस्त शरीर रचना, आकार तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। भ्रूण के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, चाहे उसकी आंखें बन रही हैं, चाहे उसके मस्तिष्क का निर्माण हो रहा है, चाहे उसका हृदय निर्माण हो रहा है, जो भी ओवरऑल जो शरीर के अंग निर्मित होते हैं वो भ्रूण अवस्था में होते हैं। इसको आप दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब आपसे घुमा के कुछ भी पूछा जा सकता है कि हाथ का निर्माण किस अवस्था में होता है, पैर का किस में होता है, कान का किस में होता है, तो आपको ये याद रखना होता भ्रूणावस्था में ही है, ठीक है। ये बात और है कि भाई पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, भाई पूरी तरह से मस्तिष्क का विकास की ही बात करें, ठीक है, हाथ पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण की बात करें तो वो तो बच्चा हो जाता है उसके बाद भी चलता रहता है 4-5 साल तक।
लेकिन निर्माण की बात करें इन अंगों की तो ये इसी अवस्था में होता है, ठीक है, भ्रूणावस्था में। गर्भकालीन विकास की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि समस्त शरीर आकार, रचना, आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण मानव आकृति को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में विकास की गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि एक जो पानी के समान भाई जाइगोट क्या था, जाइगोट बिल्कुल पानी वाली संरचना थी, और वो पानी वाली संरचना जो थोड़ा सा कुछ नहीं, उसमें कोई भी चीज़ नहीं थी, वो एक पूरे शरीर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बड़ी बात है। इसलिए ये तीव्र विकास की, अगर आपको तीनों स्टेजेस में पूछा जाए गर्भावस्था के अंतर्गत, तो यहाँ पर तीव्र विकास होता है, जिससे भ्रूण के अंदर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा भार लगभग 200 ग्राम हो जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। कब? दूसरे माह में। शिशु मतलब पेट में जो बच्चा है वो 2 माह का हो चुका है, 2 माह के अंत से, ठीक है। भ्रूण की लंबाई कितनी हो रही है यहाँ पर? 2 माह के अंत में ही, मतलब 0 से 2 सप्ताह की तो अवस्था आपको पता होती है भ्रूणावस्था, तो दूसरे माह के अंत तक की ही बात कर रहे हैं। भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक, भार यहाँ पर जो होता है लगभग 200 ग्राम का ये हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें इस अवस्था में भ्रूण का स्वरूप कैसा होता है, अभी बात उसकी भी करेंगे। जो भ्रूण का स्वरूप होता है शिशु के समान नहीं हो, मतलब शिशु के समान जो होता है नहीं होता। सिर का आकार अन्य अंगों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। मतलब इस अवस्था में जो विकास हो रहे हैं, सारे अंग बन रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो स्वरूप है आपका, जैसे एक नॉर्मल शिशु पैदा हुआ, आपने देखा बिल्कुल बढ़िया सा और मन किया खिला लें, तो नहीं। इस समय का जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, वो नवजात शिशु के समान बिल्कुल नहीं होता। भाई थोड़ा देखने में अगर आपको दिखा दिया जाए तो बहुत अजीब लगेगा, देखकर आपको कुछ कमज़ोर दिल वाले डर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर का आकार अन्य अंगों की अपेक्षा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। कान भी सिर से काफ़ी नीचे प्रतीत होते हैं। भाई जो कान आपके बीचों बीच में पाए जाते हैं ना, वो बीचों बीच में नहीं होते, सिर के काफ़ी नीचे आपके कान दिखाई देते हैं। मतलब जो बच्चा पेट में है उसकी बात कर रहे हैं। नाक में भी केवल एक छिद्र होता है। अब एक छिद्र वाला बच्चा, कान नीचे, माथा बड़ा सा, सिर बड़ा सा आपको दिखा दे तो अजीब सा फील आएगा नहीं आएगा? उस समय आपको खिलाने का मन नहीं करेगा, आप डरोगे और आपको अजीब लगे, थोड़ा मन में वो फीलिंग होती है ना अजीब वाली, वो आएगी। माथा काफ़ी चौड़ा दिखाई देता है, ठीक है ठीक है, तो माथा यहाँ पर काफ़ी चौड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। भ्रूण अवस्था में जो भी विकास होते हैं वह 3 परतों में होते हैं। ये परत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोशिका विभाजन की निरंतरता से डिंब में डिंब जो है 3 परतों में यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। डिंब कितने परतों में? 3 परतों में बढ़ता है, ठीक है। जो सेल डिवीजन आप जानते हो चलता है परमानेंटली, मतलब इसी में, तो उस समय क्या होता है, एक सेकेंड, तो इसमें क्या होता है, 3 परतों में बढ़ जाता है। जो पहली परत होती है, ठीक है, भ्रूण की जो पहली बाहरी परत होती है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, और जो दूसरी और आंतरिक परत होती है वो क्या कहलाती है, वो मेसोडर्म कहलाती है। यहीं पर बात करेंगे तीसरी और आंतरिक परत की, तो ये एंडोडर्म कहलाती है। तो 3 परतें जो होती हैं भ्रूण में पाई जाती हैं, ठीक है। प्रथम परत को एक्टोडर्म कहते हैं, ये तो आपको क्लियर ही हो गया। एक्टोडर्म प्रथम मतलब ये बाहरी परत होगी। इस परत से त्वचा का, बाल का, नाखून का, दांत का, त्वचा ग्रंथियां तथा नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। समझिए बात को आप। यहाँ पर जो अंग आपको दिखाई देते हैं, आँखों से विजुअल होते हैं, उन सभी अंगों का निर्माण प्रथम स्टेज में होता है, और इसी को हम इसको ही हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है। इसी लेयर को हम एक्टोडर्म, बाहरी परत कहते हैं। समझ गए? जो चीज़ भाई बाहरी परत, बाहरी से मतलब क्या, जो चीज़ आपको बाहर दिख रही है, ठीक है। त्वचा आपको दिखती है, बाल आपको दिखते हैं, नाखून आपको दिखते हैं, दांत भी आपको दिखते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन हाँ एक बात है, दांत जो है आपको बाहर नहीं दिखाई देते हैं इस समय जो भ्रूण है, जो प्रथम परत हम एक्टोडर्म की बात कर रहे हैं, जो भ्रूण है यहाँ पर, इसमें दांत मसूड़े के अंदर डेवलप होने लगते हैं, बस बाहर नहीं निकलते हैं। बकाया नॉर्मल तो आप देखते हो शिशु में दांत बाहर दिखते
दिखते हैं ना, नहीं दिखते हैं। तो जो भी चीज़ आपको बाहर दिख रही है उन सभी का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो चाहे जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका निर्माण होने लगता है, नाड़ी मंडल का निर्माण भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं द्वितीय परत, जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं, ठीक है। इस परत से त्वचा के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होता है। आपको पता होना चाहिए मेसोडर्म, माँ से मध्य परत और माँ से मेसोडर्म, ठीक है ना। तो ये मध्य परत जो होती है, इसी परत से क्या होता है, भीतरी भाग जो मांसपेशियाँ वगैरह होती है इनका निर्माण यहाँ पर होता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी परत का, जो थर्ड लेयर होती है वो एंडोडर्म। एंडोडर्म से आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंड में कौन सी परत आ रही है, सबसे एंड में अंदर एंडोडर्म, ठीक है। सबसे तीसरी परत कहते हैं सबसे अंदर पाई जाती है। इस परत से संपूर्ण पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत तथा विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण होता है। और ये चीज़ भी आप समझ सकते हो, पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत हैं जो विभिन्न ग्रंथियाँ, वो बहुत ही शरीर के हमारे अंदर होती हैं, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात कंप्लीट होती है। तीनों लेयर आई होप आपको भ्रूण की समझ आ गई होंगी, ठीक है। तीनों लेयर आई होप समझ आ गई होंगी, और अगर आ गई हो तो भाई कमेंट कर दीजिएगा। भ्रूणावस्था के महत्व की अगर हम बात करेंगे भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रॉय स्टेज, कि इस अवस्था की इम्पोर्टेंस क्या है, और सच में एक जो गर्भकालीन अवस्था होती है उसकी ये महत्वपूर्ण अवस्था होती ही होती है। इनफैक्ट सभी अवस्थाएं अपनी विशेषताएं रखती, पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में जो होने वाले जो विकास होता है, जीवन पर्यंत विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्यों करता है भाई, इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि समस्त शरीर रचना, आकार, आकृतियाँ का निर्माण कहाँ होता है, इसी अवस्था में होता है, ओके। सारे अंगों का निर्माण इसी अवस्था में हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे, जब इस अवस्था में सारे निर्माण हो रहे हैं तो भाई यहाँ पर इम्पोर्टेंस तो इसका है काफ़ी, लेकिन यदि इस अवस्था के विकास में कोई भी रुकावट आ जाती है या किसी भी अंग का विकास नहीं हो पाता, तो बाद के विकास क्रम में उसका विकसित होना संभव बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। क्लियर हुई बात को। कोई भी अंग रह गया, आपकी एक उंगली भी अगर नहीं डेवलप हो पाई इस समय, तो वो समझो अब आप मतलब अब उसका निर्माण होना नहीं है, क्योंकि जो तीसरी स्टेज आती है, जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है, उस समय इन सभी अंगों का विकास होता है, जिसका निर्माण गर्भावस्था की द्वितीय अवस्था में होता है, ठीक है। मतलब भ्रूणावस्था में होता है, उन्हीं का विकास चलता है, नए अंग का कोई निर्माण यहाँ पर नहीं होता तीसरी स्टेज में, ठीक है। और ना ही बाहर आके आप जानते हो, हाँ, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि डॉक्टर आपका कोई अंग जोड़ दे, आर्टिफिशियल अंग लगा दे, वो अलग विषय है, लेकिन वैसे नेचुरल तरीके की चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस अवस्था में करना क्या है, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर होगी, जैसे कि अनुपयुक्त तथा असंतुलित भोजन, मानसिक तनाव, संवेगात्मक आघात, रोग व चोट, गर्भकालीन जो एक्सरे कराए जाते हैं, गर्भकालीन जो औषधियाँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर देते हैं, मतलब ये कोशिश करनी चाहिए कि आप नेचुरल तरीके से ही न्यूट्रिशन वगैरह इतने अच्छे से ले लो कि आपको कोई औषधि वगैरह देने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, ठीक है ना। कोई ऐसी समस्या ना आए, कोई चोट फेट आपको ना लगे जो आपको एक्स्ट्रा दवाइयाँ देनी पड़ें, या चोट फोट भी क्या होता है, जो गर्भपात है उसका भी कारण बन जाता है, अबॉर्शन का। और दूसरी बात हमने कहा, कोई ना कोई अंग भी डैमेज हो सकता है, बच्चे के मस्तिष्क पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो गर्भवती माता को क्या करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसे कोई संवेगात्मक आघात नहीं होना चाहिए, बच्चे को भी प्लस माता को भी, ठीक है। कोई रोग चोट नहीं होनी चाहिए। एक्सरे वगैरह कुछ डॉक्टर पैसे बनाने को बहुत लिखते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सरे का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं कराना। जो लिमिटेड अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, डॉक्टर खुद बताएगी कि सजेस्ट करेगी वही कराए जाए। ज़्यादा लोगों के कहने से कि लिंग का जाँच लड़का है या लड़की है या ये वो दुनिया भर की चीज़ें नहीं करानी चाहिए। या 10 डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा रहे हो कि कोई बता दे लड़का है, तो भाई उस हिसाब से नहीं, लड़की है तो क्लीन अप करा दें, वो वाली चीज़ें हो जाती है, इसलिए भी लोग एक्सरे करा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, इन सभी चीज़ों से भ्रूण का विकास प्रभावित होता है। इसलिए माता को क्या करना है, संतुलित पौष्टिक भोजन लेना है, जो कोई भी प्रभाव शरीर पर, उसके दिमाग वगैरह पर ना पड़े एक्स्ट्रा। संवेगात्मक तनाव से बचें तथा भ्रूण को हानि पहुँचाने वाली सभी परिस्थितियों से बचें। असावधानी से गर्भपात भी हो जाता है, इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। भ्रूण अवस्था में नाभि नाल का विकास भी तीव्र गति से होता है। आपको नाभि नाल का डेवलपमेंट हमने कल पूरा बताया था, तो आप प्लीज़ कल की वीडियो देख लें, ठीक है। आज समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में नाभि नाल का विकास तीव्र गति से होता है। प्रारंभ में ये पतली धागे के समान, परंतु धीरे धीरे ये अंगूठे की मोटाई के आकार की जो है हो जाती है, ठीक है। बताया था कल हमने आपको। और ये एक भ्रूण से तथा दूसरी ओर नाभि रज्जु ओम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी रहती है,
ठीक है ना। तो एक तरफ किससे जुड़ी है, एक तरफ से तो ये भ्रूण से जुड़ी है। आप जानते हो जब बच्चा पैदा होता है तो भ्रूण से ये नाल लटका भी होता है, लेकिन दूसरी ओर क्या है, ये माता के नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि भाई न्यूट्रिशन तो माता से लेगा ना ये, ठीक है ना। तो माता से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ से न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है, ठीक है ना। और बच्चे के शरीर में कैसे जाएगा, इसलिए बच्चे के शरीर में भी जुड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों में जुड़ा होता है, माता में अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि रज्जु कहलाते हैं उससे जुड़ा होता है, और भ्रूण में ये आप जानते ही हो नाभिनाल जो है नाभि से ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। भ्रूण अवस्था में ही भ्रूण के चारों ओर थैली का निर्माण हो जाता है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसे एमनियोटिक सैक भी कहते हैं, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में चारों ओर थैली में क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। अब आपको ये पता है जो तरल पदार्थ होता है ये क्या करता है, भ्रूण को चोट से बचाता है। शिशु के विकास के साथ साथ सुरक्षात्मक थैली का आकार भी बढ़ता जाता है। तो ये जो थैली होती है ये भ्रूण को बाहरी आघातों से, झटकों से, सभी चीज़ों से बचाता है। इसमें क्या है, सेफ रहता है बिल्कुल शिशु, ठीक है ना। तो शिशु विकास के साथ साथ जो सुरक्षात्मक थैली जो एमनियोटिक सैक की थैली होती है ना, ये भी इसका भी आकार बढ़ता जाता है। इस थैली में भरा हुआ तरल पदार्थ पर प्रसव के समय शिशु को गर्भद्वार से बाहर आने में सहायता प्रदान करता है। जब बच्चा होने को होता है तो यही थैली जो होती है फट जाती है और इसी से पानी वगैरह जो होता है एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकलती हैं और इसी के साथ साथ बच्चा भी नीचे सरक के आ जाता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। नाभिनाल तथा नाभि रज्जु शिशु को ऑक्सीजन व पानी व भोजन रक्त के माध्यम से पहुंचाते हैं, ठीक है। नाभिनाल छलनी का कार्य भी करता है। नाभिनाल छलनी का कार्य इसलिए करता है जो आवश्यक चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन वगैरह वही शिशु तक जाएंगे, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। बकाया एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं जा सकती, इसलिए ये छलनी का कार्य भी करता है। जो शिशु को इम्पोर्टेंट है बस वही चीज़ें वहाँ तक जाएंगी, अन्यथा माँ के शरीर में बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। उसका अपना एक्स्ट्रा चीज़ें होती वो भी जा सकती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही जाती हैं। अब बात करेंगे हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था की, मतलब तीसरे जिसे हम फिटस कहते हैं। तो आज हम इस समय हम जो बात करने जा रहे हैं द पीरियड ऑफ फिटस की बात करने जा रहे हैं। फिटस क्या है उसके विषय में जान लेते हैं। गर्भस्थ शिशु की अवस्था की बात कर लेते हैं। गर्भकालीन विकास की तीसरी और आखिरी अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। ये तीसरी माह के प्रारंभ से जन्म लेने के पूर्व तक रहती है। तो ये पूर्व शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले तक रहती है, जन्म लेते ही वो नवजात हो जाता है, न्यूनेट हो जाता है, ठीक है। तो जन्म लेने के पूर्व तक की अवस्था को हम फिटस कहते हैं। ये अवस्था निर्माण की नहीं अपितु विकास की होती है। हमने बताया भ्रूणावस्था में सारे अंगों का निर्माण हो गया है, अब यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट होगा, ठीक है, विकास की होती है। क्योंकि भ्रूणावस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। इस अवस्था के प्रारंभ होने से अंत तक प्रत्येक माह गर्भस्थ शिशु के भार तथा लंबाई में निरंतर यहाँ पर वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी सारी। बात करेंगे तीसरे माह में बच्चे के साथ क्या होता है। भाई भ्रूणावस्था में सभी अंगों का निर्माण हो गया है, यहाँ पर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें होने लगी। अब हम बात करते हैं तीसरे माह में। तीसरे माह के अंत तक लंबाई 6 सेमी तथा भार 3/4 औंस हो जाता है, ठीक है। तो लंबाई कितनी होती है, जब 3 माह का बच्चा पेट में है, बच्चे के पेट की बात चल रही है, बाहर नहीं है। तीसरे महीने का बच्चा जब पेट में है उस समय तक जो शिशु होता है, मतलब उस समय क्या होता है, जो बच्चे पेट में भ्रूण होता है उसकी लंबाई कितनी 6 सेमी तथा भार 3 से 4 औंस 3/4 औंस तक होता है, मतलब 3 से 4 नहीं 3/4 औंस तक होता है। हाथ तथा पैरों में उंगलियां बन जाती हैं तथा समस्त शरीर पर पतली मुलायम गुलाबी रंग की त्वचा आ जाती है। तो गुलाबी रंग की त्वचा किस अवस्था में आ रही है, तीसरे महीने में। चौथे माह में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। चौथे माह में शिशु का सिर अधिक बड़ा हो जाता है तथा सिर पर छोटे छोटे बाल भी आ जाते हैं। इस समय शिशु की लंबाई 11 से 13 सेमी तथा भार 110 ग्राम हो जाता है। मसूड़े के अंदर दांतों का विकास, ये प्रश्न पूछा गया है। चौथे माह में मसूड़ों के अंदर दांतों का विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। गर्भवती के पेट का आकार यहाँ पर कुछ बड़ा हो जाता है क्योंकि चौथे माह में पेट जो है दिखाई देने लगता है। आगे हम बात करते हैं 5वें महीने में क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जब फिटस 5वें माह में होता है तो इस समय जो उसकी लंबाई होती है 20 सेमी तथा भार 300 ग्राम हो जाता है। चौथे माह में 200 ग्राम हो रहा है और इस समय कितना हो रहा है, 300 ग्राम हो रहा है।
ठीक है। हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है, मांसपेशी सक्रिय हो जाती हैं, जिससे शिशु की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। 5वें महीने 4थे महीने के लास्ट तक बच्चा हिलता हुआ महसूस होने लगता है माता को हल्का हल्का, और 5वें में अच्छी एक्टिविटी होती है। उसके बाद 7, 8, 9 महीने में तो खूब ही अच्छी एक्टिविटी बच्चा पेट में करने लगता है। समस्त आंतरिक अंग भी अपना कार्य यहाँ पर प्रारंभ कर देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन क्या आई? समस्त जो आंतरिक अंग जो भी होते हैं, हृदय है, हृदय का स्पंदन है, ये सारी चीज़ें 5वें माह में प्रारंभ हो जाती है। हृदय का धड़कना, श्वसन तंत्र, ये सारी चीज़ें क्या होती है? 5वें महीने में काम करना प्रारंभ कर देती हैं। 6ठे माह की बात करेंगे, क्या होता है? इस माह में त्वचा रोएदार हो जाती है तथा शिशु के शरीर पर तरल पदार्थ विकसित होने लगता है। इस अवस्था में सिर का विकास भी तीव्र गति से होता है। सिर, जो कि तीसरी माह के अंत तक संपूर्ण शरीर का 1/3 भाग होता है, वह 6वें माह के अंत तक संपूर्ण शरीर का 1-2 भाग हो जाता है। मतलब जब 1/3 तीसरे महीने में जब बच्चा था तो 1/3 भाग हो रहा था, मतलब सिर ज़्यादा बड़ा था, शरीर और छोटा था। यहाँ पर क्या है, मतलब संपूर्ण शरीर जो होता है वो 1 भाग होगा और सिर क्या है, 2 भाग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सही हो जाता है, मतलब सिर थोड़ा अनुपात में आ जाता है 6ठे माह में, और शरीर थोड़ा अनुपात में आ जाता है, लेकिन पूर्णतः अभी अनुपात में नहीं आता, ठीक है। 7वें माह में अगर हम बात करें, क्या होता है? 7वें माह में शिशु माँ के पेट में स्थिर हो जाता है और जन्म लेने की स्थिति तक, मतलब जन्म लेने के समय तक इसी स्थिति में ये रहता है। स्थिर कब होता है अगर पूछा जाए तो 7वें माह में। स्थिर होने का मतलब ये है कि एक पोजीशन ले लेता है, घूमेगा फिरेगा, फिर वो उसी पोजीशन में आ जाएगा, जन्म तक वो इसी स्थिति में रहता है, ठीक है ना। और आप जानते हो जब इस स्थिति में नहीं होता है, उल्टा सीधा रह जाता है, तो कहते हैं ना बच्चा टेढ़ा हो गया, बच्चा उल्टा हो गया, ये सारी कंडीशन तभी आती है क्योंकि शिशु अपनी एक पोजीशन ले लेता है। वो हिलेगा डुलेगा जरूर, लेकिन वो उसी पोजीशन में जाएगा, तो वो स्थिर कंडीशन कहलाती है क्योंकि वो लौट के अपनी सेम पोजीशन में रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे 8वें माह की। इस माह में शिशु का वजन 5 पाउंड तथा लंबाई 18 इंच हो जाती है। त्वचा लाल तथा झुर्रीदार हो जाती है। समस्त अस्थियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है। शरीर पर वसा भी एकत्र होने लगती है। हृदय, फेफड़े तथा नाड़ी मंडल अनुपात में आ जाते हैं, ठीक है। धड़कना शुरू कहाँ हो रहे थे? 5वें महीने में, ठीक है। काम करना कहाँ शुरू कर रहे थे? 5वें महीने में। लेकिन सब अंगों में क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है, कुछ भी है, मतलब समझने के लिए मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अनुपात एक जो होना चाहिए, जिस तरीके में होना चाहिए, जैसे लीवर है, एक तरफ छोटा होता है, एक तरफ थोड़ा बड़ा होता है, तो ये सारी चीज़ें अपने अपने अनुपात में आने लगते हैं और ये अपना कार्य तो प्रारंभ पहले ही कर चुके होते हैं। आगे बात करेंगे लास्ट मंथ 9 महीने की। शिशु की त्वचा पर स्वाभाविक रंग आ जाता है, जो एक शिशु का रंग होता है, सुंदर सा। सर पर घने बाल आ जाते हैं, ठीक है। जो हल्के थे रोएदार, वो बाल अब घने हो जाएंगे। इस समय से शिशु धीरे धीरे गर्भाशय में नीचे की ओर खिसकने लगता है और जन्म तक इसी स्थिति में रहता है। शिशु के जन्म के लिए 275 से 280 दिन की आवश्यकता यहाँ पर होती है, ठीक है ना। कितना समय लगेगा? 275 से 280 दिन की आवश्यकता होती है शिशु के जन्म के लिए लगभग। हमने आपको बताया भी था कि जो करमाइकल महोदय थे, तो हमने बताया था आपको करमाइकल महोदय के विषय में, याद होगा आपको। उन्होंने क्या कहा था कि कम से कम 180 दिन, ठीक है, और अधिक से कितना समय बताया था इन्होंने? 334 दिन, ठीक है। 334 दिन, अधिक से अधिक कितना बताया था? 334 दिन का समय लगता है, ठीक है ना। तो 180 से कम से कम अगर बच्चा मान लो प्री मैच्योर पैदा हो रहा है या 7 मंथ में पैदा हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने जोड़ा है कि मतलब या तो कम से कम 180 दिन का तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे भी कम होगा तो बच्चा बचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक 334 दिन का जो होता है शिशु पैदा होता है, तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हो जो नॉर्मल शिशु पैदा होते हैं ये अधिक से अधिक, मतलब कुछ बच्चे जो है 10 महीने तक पहुँच जाते हैं, तो वो उनके हिसाब से है ये चीज़, ठीक है ना। लेकिन एक ओवरऑल आपसे तो आप जानते हैं 280 दिन की गर्भावस्था मानी जाती है, तो 275 280 लगभग एक समान ही है, ठीक है ना, आसपास है, तो इतना समय होना चाहिए। तो अब हमने इतनी बात कर ली, अब हम बात करेंगे गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की। आप सभी जानते हो ये एक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो इनको मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए, आप समझने वाली चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया, क्या चीज़ प्रभावित करती है? माँ का आहार। तो आप समझ सकते हो माँ का आहार कैसा होना चाहिए, वो जो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए,
जैसे कि उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, उसमें आपके फैट्स होने चाहिए, मतलब नॉर्मल जो कितना RDA ने 30 बताया है ना, तो गर्भावस्था में धात्री अवस्था में दोनों में कितना 30 ग्राम फैट बताया है। वैसे क्या है जो फैट कितना है 25 25 30, मतलब कम काम करने वाली को 20 लेना है, जो थोड़ा मतलब है थोड़ा सा हैवी मतलब मॉडरेट वर्क करती है उसे 25 ग्राम, और जो हैवी वर्क करती है उसे 30 ग्राम। तो धात्री और गर्भावस्था में 30 ग्राम बताया है, तो उतना फैट लगभग लेना चाहिए। उसके साथ आपका कार्बोहाइड्रेट है 130 लेना चाहिए हर किसी को, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आप बात करोगे सभी जो वाइटमिन होते हैं, चाहे जो मल्टीविटामिन है, जो भी सारे विटामिन आपको यहाँ पर लेने चाहिए, ओके। और उसके साथ साथ खनिज भी लेने चाहिए, क्योंकि मेन आयरन जो है एक खनिज है, कैल्शियम खनिज है, फॉस्फोरस खनिज है, विटामिन डी है। ये सारी चीज़ें कोई कहीं ना कहीं कमी अगर होती है शरीर में तो ये प्रभाव शिशु को भी दिखाता है, ठीक है। शिशु क्या करेगा, माँ के शरीर से लेने लगेगा। माँ के शरीर से जब वो लेने लगेगा तो माँ भी कमज़ोर हो जाएगी, और माँ के शरीर में से भी वो कितने दिनों तक लेगा, जब माँ के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी पहले ही हो रखी है। तो एक समय ऐसा आएगा कि शिशु भी कमज़ोर और माता भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए माँ का आहार जो है परफेक्ट होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उनके आहार में सभी न्यूट्रिशंस पूरे होने चाहिए, ठीक है। संतुलित भोजन मतलब होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, माँ का स्वास्थ्य। माँ का स्वास्थ्य में आप सभी जानते हो, जैसे शारीरिक व मानसिक दुर्बलता हो गई, शारीरिक असामान्यता हो गई, कुछ संवेगात्मक अस्थिरताएं आप जानते हो देखने को मिलती हैं, ठीक है। या जो घर में जो कलह कलेश वाली चीज़ें होती हैं वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिससे माता क्या है फिट होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी संक्रमण वाली चीज़ हो तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो माँ का स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो बच्चा भी फिट एंड फाइन होगा, ठीक है। तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मादक द्रव्य तंबाकू वगैरह में आप जानते हैं निकोटीन वगैरह पाया जाता है। इससे क्या होता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी हृदय की धड़कन बढ़ जाना, ठीक है, हृदय की धड़कन, उसका विकास प्रभावित होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की। तो मेनली क्या होता है, जब तंबाकू का सेवन, शराब इत्यादि कोई भी मादक पदार्थ का सेवन माता करती है तो उसके शरीर में निकोटीन जाता है, और निकोटीन एक विषैला पदार्थ है बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो उस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका जो हृदय की धड़कन है, स्नायु संस्थान है, उसका स्नायु संस्थान चाहो तो लिख लो, ये संस्थान जो है प्रभावित होते हैं, ठीक है। स्नायु संस्थान है, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती है। तो वही चीज़ आ जाएगी, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, माता का स्वास्थ्य तो होगा ही होगा प्रभावित, बच्चा भी रोगी ही पैदा होगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों पर भी कंट्रोल करना होगा, ये चीज़ें भी माता को नहीं लेनी चाहिए। माता की जो संवेगात्मक अनुभूतियाँ होती हैं, संवेगात्मक अनुभूतियों में अगर हम बात करें, जो माता है जैसे कि जन्म के समय की चीज़ों को लेकर बेचैन है कि भाई कैसे बच्चा होगा, खासतौर से फर्स्ट बेबी में होता है कि कैसे बच्चा होगा, क्या होगा, और ऊपर से अगर फैमिली जो है क्लेसी टाइप है तो और चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें हैं जब माता में होते हैं तो बच्चे ऐसे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रोने चिल्लाने वाले होते हैं बात बात पर। तो इस वजह से माता को माहौल पॉजिटिव देना चाहिए, और उसको ज़रूर घर में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिससे वो अपने मन की बातें शेयर कर पाए कि मुझे दिक्कत हो रही है, और उन्हें पॉजिटिवली समझाया जाए उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि ताहिना मार के उल्टे सीधे तरीके से उन्हें समझाया जाए कि तुम्हारे अनोखे हो रहा है ये वो, उन्हें समझाया जाए अपने बच्चे की तरह, अपनी बेटी की तरह, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये वाली जो माँ की जो संवेगात्मक अनुभूतियाँ होती हैं, ये कहीं ना कहीं आप जानते हो जो भयपूर्ण गर्भपात होता है वो इसी से होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गर्भपात को ये जन्म देता है। तो इस वजह से माता की जो अनुभूतियाँ होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, रुचि वाली चीज़ें उन्हें पढ़नी चाहिए, उन्हें अच्छे मनोरंजन वाली चीज़ें देखनी चाहिए, थोड़ा बहुत टहलना बहलना चाहिए, हरे भरे वातावरण में जाना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या है, उसकी अनुभूतियाँ अच्छी होंगी तो बच्चा भी खुशहाल पैदा होगा। धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, धार्मिक चीज़ें आजकल आती हैं टीवी पर, वो देख सकते हैं। माता पिता की उम्र का भी इफेक्ट माना जाता है। बहुत से जो रिसर्चर हैं उनका ये कहना है कि जो 30 वर्ष से कम आयु के जो पिता होते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर, जो 30 वर्ष से कम की कौन होते हैं, पिता होते हैं। कौन? पिता, ठीक है, पिता। और यहीं पर 30 वर्ष से कम के पिता और 26 वर्ष से कम की जो माताएं होती हैं, कौन? माताएं होती हैं, ठीक है। इनके जो बच्चे होते हैं, किससे? जो 30 वर्ष से अधिक आयु की माताएं बच्चों को जन्म देती हैं उनसे बुद्धिमान होते हैं। मतलब अगर आपको बच्चा प्लान करना है, बेबी प्लान करना है, तो 30 साल से पहले ही, मतलब महिलाओं को खासतौर से 26 साल से पहले, और पुरुष आप जानते हो महिलाओं से 2-4 साल बड़े ही होते हैं। तो 30 साल से पहले की कम के उम्र के जो बच्चे होते हैं माताओं के, पिताओं के, वो ज़्यादा होशियार होते हैं।
ये एक रिसर्च है, ठीक है। इनफैक्ट आप जानते हो दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, हर जगह 100% ये चीज़ें लागू नहीं होती, पर एज बुक के हिसाब से हमें ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 30 वर्ष से कम का अगर पिता है तो और 26 साल की उम्र तक की जो माताएं हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, मेंटली काफ़ी अच्छे होते हैं। यहीं पर अगर बात करेंगे जन्म का महीना, तो ये भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है अगर हम बात करेंगे, अध्ययनों ने ये बताया, जो अध्ययन मतलब रिसर्च होती है वो उनका कहना ये है, रिसर्च जिसका बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं, कि जो बच्चे किसमें गर्मी में पैदा होते हैं, गर्मी में पैदा होते हैं, और जो बच्चे किसमें सर्दी में पैदा होते हैं, तो जिस सर्दी में पैदा होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं, और जो गर्मी में पैदा होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, प्रखर बुद्धि होते हैं, ठीक है ना। इनकी जो शैक्षणिक जो उपलब्धियाँ होती हैं वो सर्दी वालों के मुकाबले अच्छी होती हैं, किनकी, गर्मी वालों की, जो गर्मी में बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, इसका प्रूफ अगर मैं बताऊँ तो मैंने भी थोड़ा फील किया, हालांकि अभी पीहू स्कूल नहीं जाती है, लेकिन हाँ भूमि से पीहू एक्टिव है। जो हमारी 2 बेटियां हैं, मेरी जो बड़ी बेटी है वो पढ़ने में सही है, अच्छी, मतलब आप ये कहो कि बहुत प्रखर बुद्धि है, वो चीज़ नहीं है, मतलब ये है कि जितना समझा दो उतना समझ लेती है बस। लेकिन जो छोटी है वो भले ही अभी स्कूल नहीं जाती है, लेकिन वो एक्टिव उससे ज़्यादा है, ठीक है, चाहे वो छोटी है इस वजह से। अब उसका रीज़न मतलब मैं जो बता रही हूँ, भूमि फरवरी की है, ठीक है, मतलब ठंड की है, और जो पीहू है वो गर्मी की है, वो किस में है, अगस्त की, ठीक है। तो वो 29 जुलाई की है, 29 जुलाई की है। तो इस वजह से मतलब थोड़ा जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो थोड़ा दिमाग मेरा भी गया, लेकिन ये चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें अपवाद होते हैं, इन पर 100% चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स जो रिसर्च करने वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि ऐसा, मतलब कुछ ने माना है, कुछ ने नहीं भी माना है, कि ऐसा कुछ नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सर्दी में हैं लेकिन बहुत एक्टिव है, ठीक है ना। तो मतलब ये बुक की भाषा हमने आपको बताई है। इसमें अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि गर्मी के बच्चे जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं मुकाबले किसके, सर्दी के बच्चों के। ये थोड़ा स्लो होते हैं क्योंकि ठंड के मौसम में ये क्या होते हैं, दबे कुचे पड़े रहते हैं, तो उनको वैसे ही रहने की आदत हो जाती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और आप भी नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।